न्यायमूर्ति फखरुद्दीन, कार्यवाहक कुलपति बलविंदर शुक्ला जी, प्रकाश सिंह जी और मेजर जनरल वीरेंद्र कुमार और दोस्तों, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत हो यहाँ तो हाथ उठा दे, कोशिश करूँगा कि उनकी दिक्कत दूर हो। चलेगा? शुक्रिया। दोस्तों, जहाँ पर न्यायमूर्ति फखरुद्दीन बैठे हों, प्रकाश जी बैठे हों, वीरेंद्र जी बैठे हों और लॉ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले लोग बैठे हों, वहाँ पर मेरे जैसे लगभग अनपढ़ का कानूनों पर बोलना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा, अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहे। लेकिन सुरक्षा और कानूनों की जो स्थिति और जो सुरक्षा कानून हमारे यहाँ हैं उनकी जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक नागरिक होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते कुछ देखा है, सोचा है और आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैं मानता हूँ कि प्रकाश जी यहाँ पर हैं जो मेरे लिए तो सर्वोत्तम सबसे अच्छे रिसोर्स वो कई साल से हैं आंतरिक सुरक्षा के मामले में, कि वो यहाँ हैं तो मेरे लिए बहुत स्वाभाविक है। प्रकाश जी ने जिक्र किया कि 60 साल से भारत अपनी एक कोई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बना पाया, एक नीति नहीं है जो लिखी हुई हो, एक ऐसी नीति जो अटल हो, लचीली न हो रबड़ की तरह, जैसे उन्होंने कहा सरकारें हमेशा चाहती है। एक ऐसी नीति जो हमें बताती हो कि अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, चाहे वो बाहरी खतरा हो या आंतरिक खतरा हो, तो राज्य को और उसकी अलग अलग एजेंसियों को क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। एक ऐसी नीति जो एक साफ काम का, कार्रवाई का, एक्शन का रोडमैप सामने रखती हो, सीमाएं भी बनाती हो लेकिन ताकत भी देती हो, यानी सशक्त भी करती हो और मर्यादित भी करती हो राज्य की कार्रवाइयों को। और उसके कारण भी उन्होंने बहुत संक्षेप में बात की, उन्होंने कारण का इशारा कर दिया कि दरअसल समस्या ये नहीं है कि हमारे यहाँ कानून थे नहीं थे तो कमजोर थे, नाकाफी थे। अभी यहाँ बताया गया कि कानून बने, एक सरकार ने बनाया, दूसरी सरकार ने उनको हटा दिया, उस सरकार ने कुछ बनाया तो तीसरी सरकार ने हटा दिया, तीसरे के बनाए को चौथे ने हटा दिया और उनको कुल मिला के एक खिचड़ी बन गई। और आज एक बहुत अहम बात उन्होंने कही जो अपने आप में एक टिप्पणी है इस हमारे पूरे भारतीय राज्य की प्रकृति पर। इट्स अ कमेंट ऑन द नेचर ऑफ आवर वेरी स्टेटहुड, कि अब हमारा राज्य जो है वो आतंकवाद का नाम लेने से भी बचना चाहता है। एक अद्भुत चीज है। एक ऐसा कानून हमने बनाया है जो आतंकवाद शब्द का नाम नहीं लेता, जो एक मामूली जाति के दंगे या छोटे या बड़े सांप्रदायिक दंगे या कहीं दो गुटों में लड़ाई झगड़े को लेकर जो संगठित अपराध को और हमारे पूरे अस्तित्व पर हमले के जैसे आतंकवादी घटना को एक ही तराजू से तौलने की कोशिश करता है, उसकी प्रकृति को एक ही मानता है और मानता है कि सिर्फ अंतर डिग्री का है। कोई बुनियादी अंतर इन सब घटनाओं में इनमें नहीं देखता, इसलिए सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज में वो सबको शामिल करना चाहता है। चाणक्य ने अपनी जब कौटिल्य जिन्हें हम कहते हैं, जो अर्थशास्त्र लिखा है बहुत प्रसिद्ध, उसमें राज्य के सामने 4 तरह के खतरों का जिक्र किया है। एक बाहरी खतरा होता है जो बाहरी शक्तियों से होता है, एक आंतरिक खतरा होता है, एक भीतर से समर्थित बाहरी खतरा होता है, एक बाहर से समर्थित भीतरी खतरा होता है। ऐसे 4 खतरों का जिक्र कौटिल्य ने किया है। और कोई बच्चा भी ये जानता है कि इन चारों तरह के खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह की एजेंसियां, अलग अलग तरह के कानून, अलग अलग तरह के प्रावधान और अलग अलग तरह की नीतियां और रणनीतियां चाहिए। एक ही
कोई एक ऐसी मास्टर की नहीं है जिससे ये सारे चारों ताले खुल जाए। समस्या मित्रों जो हमें लगती है वो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि उम्र के साथ हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा होगा, मजबूत हो रहा होगा, समझदार हो रहा होगा, लेकिन हम पाते हैं कि इन 60 सालों में भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट जिसे हम कहेंगे, वो निरंतर उत्तरोत्तर पिलपिला होता गया है। और आज हम एक पिलपिले राज्य हो गए, एक पिलपिला देश है जिसमें न तो कोई संकल्प है न ताकत है, अपने आप को बचाने के लिए जो जरूरी ताकत है उसको अर्जित करने के लिए। एक तो ये कमजोरी के कारण यह है कि हमारी राजनीति किस तरह की है, जो लोगों को वोट बैंक के आधार पर देखती है। ये वोट बैंक या तो धर्म के नाम पर बनते हैं, या ये जातियों के नाम पर, या उपजातियों के नाम पर, और कई बार ये कुछ ऐसे वोट बैंक बने हैं जिनकी संवेदनशीलताएं, जिनकी सेंसिटिविटीज लगातार महीन होती जा रही हैं और बहुत ज्यादा, जिन्हें हम कहते हैं, भंगुर होती जा रही है। और ये जो वोट बैंक है ये भावना के आधार पर है, ये विवेक के आधार पर नहीं बन रहे। वो भावना धर्म की हो सकती है, वो जाति की हो सकती है, वो भाषा की हो सकती है, वो किसी एक हित की हो सकती है। तो इसलिए इन वर्गों को उत्तेजित करना, उनको भड़काना, भड़का के अपने पक्ष में लाना, और किसी को भड़का के अपने पक्ष में कैसे लाते हैं, जब बहुत गर्मा गर्म बातें करते हैं, जब सिर्फ उसके हित की बात करते हैं, बाकी सबके खिलाफ बात करते हैं, और उसको ये कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ तुम्हारे हित की कोई बात अगर की जाए तो तुम्हें फिर दूसरों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी संवेदनशीलताएं, तुम्हारी अपनी चिंताएं, सरोकार और भावनाएं सब सर्वोपरि हैं, और उनके आगे दुनिया में कुछ नहीं है। यानी एक वर्ग की भावनाएं इस पूरे देश और समाज और राज्य की भावनाओं से और उसके हितों से ज्यादा बड़ी बना दी जाती है, और ऐसा सब कर रहे हैं। तो इसके कारण अभी हम देख रहे हैं कि एक समय था ये देश, हमारा लोकतंत्र सबसे महानतम लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज इतना असहिष्णु, इतना नाजुक मिजाज हो गया है हमारा लोकतंत्र और हमारा समाज कि हम आशीष नंदी जैसे विद्वान, जिसने पूरा जीवन प्रगतिशील विचारों के विमर्श में लगाया है, उनके प्रसार में लगाया है, उसके एक वाक्य से उसका जीना हराम हम कर सकते हैं। एक फिल्म जो ऐसे एक आदमी ने बनाई है, कमल हासन ने, जिनकी पूरा जीवन का रिकॉर्ड, अगर फिल्म मेकिंग का उनका रिकॉर्ड देखें तो वो घोर सेक्युलर, घोर प्रगतिशील, बुद्धिमान ऐसी फिल्मों का भरा रहा है। उसको कुछ एक इंजीनियर्ड ऑब्जेक्शंस खड़े करके और राजनीति खड़े करके उसको रोका जा रहा है। तो हम पा रहे हैं कि ये और ज्यादा आसान होता जा रहा है कि छोटी छोटी चीजों से हम बड़ी चीजों को रोक सकते हैं। और जब हम आतंकवाद के खिलाफ कानून जैसी बड़ी बात करते हैं, जिसमें देश कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा, उसमें आतंकवाद विरोधी कानून हमेशा शक्ति के प्रयोग से ही संबंधित है। तो जो शक्ति के प्रयोग, क्या कड़े शब्दों के प्रयोग से बच रहा है राज्य, वो शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकता है बेधड़क होकर? तो एक अपने आप से डरा हुआ, अपने इन प्रभावों से डरा हुआ, इन आंतरिक शक्तियों और वर्गों की राजनीति से डरा हुआ राज्य अपने को बचा नहीं सकता। और हम पाते हैं कि लगातार हमें ये प्रमाण मिल रहे हैं, पिछले सारी छोटी बड़ी सारी आतंकवादी घटनाएं इस देश में जो हुई उनको देती हैं कि हम दरअसल ज्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन एक उसको स्ट्रेटेजिक विल कह सकते हैं, एक डिफेंसिव विल या ऑफेंसिव विल, दोनों की जरूरत है। लेकिन हम कानून कितने भी बनाते रहे, और अब तो कानून बनाना भी हमारा लगभग कठिन होता जा रहा है, जब तक एक और जादुई शब्द है कंसेंसस, इस देश में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हर बड़ी चीज पर हमारे राज्य और हमारे सारे राजनीतिक नेतृत्व का कहना है कि इस पर हम कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वानुमति। 1.25 अरब की जनसंख्या में किसी एक विषय पर असली कंसेंसस क्या कभी बन सकता है?
हमने देखा है कि इस हमारी संसद में कुछ एक दो मुद्दों पर जो सचमुच सर्वानुमति हुई है, उनमें जो एक मुझे याद आता है वो बहुत अद्भुत मामला है। एक ऐसा मामला संसद के सामने आया जिस पर एक ऐतिहासिक रूप से 2 दिन का दोनों सदनों का मिलाकर एक संयुक्त सत्र बुलाया गया और उसने फैसला किया, यानी पूरे देश का, उससे बड़ा कोई उसके सर्वानुमति की हम कल्पना नहीं कर सकते। वो सर्वानुमति किस चीज पर थी कि हम चुनाव आयोग को और किसी भी दूसरी शक्ति को, किसी संस्था को ये शक्ति नहीं देंगे कि वो हमारे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के आर्थिक अपराधों को सार्वजनिक करें, उनकी जानकारी उसको मिले, उनके आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिले, और चुनाव सुधारों के जो सबसे आज वो हो गया है दरअसल, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, लेकिन इस देश की संसद में सर्वानुमति से विशेष सत्र बुलाकर दोनों सदनों ने ये कहा था कि हम ये जानकारी सार्वजनिक नहीं होने देंगे, जहां तक मैं समझता हूं सही है। तो अपने करतूतों को और अपने अपराधों को बचाने पर एक अद्भुत ऐतिहासिक सर्वानुमति इस संसद ने दिखाई है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर, चाहे वो बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, आतंकवाद से बचने के मुद्दे पर कंसेंसस बनाने के नाम पर सख्त सुधारों को, सख्त कानूनों को, प्रावधानों को लगातार टाला जाता है और आज तक वही होता रहेगा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाने की बात है, नहीं बनने दिया गया, क्योंकि कोई ना कोई एक राज्य उसमें अपने राजनीतिक कारणों से आपत्ति कर देता, नहीं साहब ये हमारे राज्य के अधिकार में दखलंदाजी है, हम नहीं होने देंगे। केंद्र को अधिकार नहीं है कि बिना राज्यों की सहमति के इस तरह का कोई केंद्रीय कानून बना ले, उसका दुरुपयोग होगा। कोटा के साथ यही हुआ, टाटा के साथ यही हुआ, एनआईए बना, एनआईए की क्या स्थिति है हम आज अभी नहीं जानते। पहले उसके कई हब बनने थे देश में, उसमें भी अड़ंगे लगाए गए। तो एक अद्भुत नजारा हमारे यहां है कि हम अगले 25 साल तक राष्ट्रीय अस्तित्व के, जिंदा रहने की अपनी हमारी जो बुनियादी शर्तें हैं, उन पर अगले 25 साल तक या शायद 50 साल तक सर्वानुमति बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो हमारे चारों तरफ, जो बाहर और भीतर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा होगा। प्रकाश जी ने जिक्र किया 2014 और 14 के बाद जो स्थिति हमारे यहाँ आने वाली है, जिस तरह के खतरे हमारे बढ़ने वाले हैं, उन्होंने बहुत संक्षेप में संकेत किया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसके विस्तार की जरूरत है। न केवल अफगानिस्तान से अमेरिका के फौजों के वापस जाने के बाद वहां के लड़ाकों का रुख भारत की तरफ होगा। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो हमारा परम मित्र पाकिस्तान है, उसकी आंतरिक स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, उससे ये निश्चित मानिए कि अब हर अपनी आंतरिक संकट में पाकिस्तान के पास उससे उबरने के लिए उसकी फौज और उसके नेतृत्व के पास एक बिल्कुल रामबाण हथियार है, भारत से कुछ झगड़ा करना। जहां भारत का सवाल खड़ा हो जाता है, वहां पर पाकिस्तान एक हो जाता है। पाकिस्तान की जनता जो पहले ही धर्म की वजह से और जिहादी इस्लाम के एक ऐतिहासिक प्रभाव में है और बढ़ रहा है, जो वो सारे अपने आंतरिक मतभेद भुलाकर सेना और शक्ति के साथ हो जाती है, क्योंकि भारत को तोड़ने और भारत को गुलाम बनाने और भारत को अपने अधीन करने का सपना उनका बहुत पुराना, ऐतिहासिक और उसको लगभग अपनी नियति की तरह मानने वाले कुछ लोगों का देश बन रहा है। तो पाकिस्तान के हमले, महीन हमले, गुप्त हमले हम पर तेज होंगे, उसमें अफगानिस्तान की शक्तियां जुड़ेंगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिन विदेशी शक्तियों को, जिसमें बड़े बड़े देश के, सबसे बड़े दुनिया के देश शामिल हैं, उनके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जिस तरह से वो सूट करते हैं और उसका कोई विकल्प नहीं है, इस कारण यकीन मानिए कि हम बार बार ऐसे हमले होंगे और अपने को अकेले पाएंगे।
एक सीमा के बाद अमेरिका भी हमारा तथाकथित स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हमारे साथ नहीं आएगा। आपने हेडली के मामले में भी ये देखा, तो जाहिर हो गया कि जो जेम्स हेडली जिसको भी 34-35 साल की सजा हुई है, उसको अमेरिकी जज कह रहे हैं कि उसको फांसी मिलनी चाहिए थी, उसका अपराध उसको मिली सजा से कहीं ज्यादा गंभीर है, लेकिन अमेरिका की प्रोसिक्यूशन ने उसकी मांग नहीं की। ये अमेरिका के जज कह रहे हैं, उसका वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, और भारत को कहना पड़ रहा है कि इससे ये साबित होता है कि वो डबल एजेंट था, यानी अमेरिका का भी एजेंट था, पाकिस्तान का भी था। तो ये असलियत और बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जटिलताएं बढ़ने वाली है। हमारे यहाँ जो जिसे हम लेफ्टिस्ट नक्सलाइट टेररिज्म कहते हैं, वो और बढ़ने वाला है। 78 जिले तो अभी हैं शायद प्रकाश है, 140 जिले इस समय हमारे देश में नक्सल प्रभावित हैं, और वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति अभी जिस तरह की है, जितना पिलपिला हमारा राज्य होता जा रहा है, जितनी असहिष्णु और क्या कहें कमजोर, रीढ़हीन, स्पाइनलेस राजनीति और राजनीतिक पार्टियां हमारे यहाँ होने जा रही हैं, ये यकीन मानिए कि उनको रोकने के लिए जो एक संकल्प चाहिए वो अर्जित हम नहीं कर पाए। तो एक बहुत कठिन, बहुत जटिल, एक बहुत असुरक्षित भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं, और हमसे ज्यादा आप बढ़ रहे हैं जो यहाँ छात्र के रूप में बैठे हैं, और आप लोग बहुत जल्दी वयस्क होकर इस दुनिया में जाने वाले हैं। आप कहीं भी रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर आज जितने खतरे हैं उससे कहीं ज्यादा शायद आपके ऊपर होंगे। तो कानून के छात्रों के नाते कम से कम हम ये उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा गंभीरता से इस विषय का और इन कानूनों का अध्ययन कीजिए, और आप वकील बनेंगे, आप जज बनेंगे, आप जो कुछ भी बनेंगे, आप कानून का किसी भी रूप में, किसी भी पक्ष से उसका व्यवहार करें, तो कोशिश कीजिएगा कि ये राज्य और ये समाज थोड़ा ज्यादा मजबूत, थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ और कड़वे सचों का सामना करने के लिए तैयार समाज और राज्य बने। हम आशा करें कि ऐसा दिन हम अपने जीवन में देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।